हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को अटेम्प्ट करने वाले हैं। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चंस आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई करते वक्त याद रही होंगी तो आप लोग ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लॉजिक या कॉन्सेप्ट जैसा कुछ है, ऐसा है नहीं तो। लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, उसको हम लोग इस वक्त स्किप कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ इसके कॉन्सेप्ट होंगे जिसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को इस वक्त स्किप कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, पर तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 अपने इस एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड के टॉपिक से देख लेते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आप लोगों का सच में एक एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड है जो अलग अलग ग्रुप्स में जाके आपको अलग अलग फ्रेंड से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, यानी अलग अलग ग्रुप से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। होप मेरा ये जोक अगर बोरिंग नहीं हुआ होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो बायोकेमिस्ट्री को आप लोग हमेशा एक एक्सट्रोवर्ट चुलबुला सा फ्रेंड ही समझिएगा, ठीक है। ये एक एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल है। हमेशा बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल है। इसको एक एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल की तरह लीजिएगा। और मेरा जो बोलना है एक्सट्रोवर्ट 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 कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं। तो चलिए आज का हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अगर इतना जोक हम लोग का क्लियर हो गया है तो आज का ये टॉपिक है। आज हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, Which one of the following लिखा है, which one of the following method separates biomolecule based on their hydrodynamic volumes। ठीक है, which of the following method separates biomolecule based on their hydrodynamic volume। हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम, यहां से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम क्या होता है। हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, मॉलिक्यूल का वो वॉल्यूम होता है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है जब वो मॉलिक्यूल लिक्विड में मूव कर रहा हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हम लोगों ने समझा कि ये साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बस क्या है, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल while मूविंग इन लिक्विड, while मूविंग इन लिक्विड, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया कि ये क्या है, ये एक किस बेसिस पे सेपरेशन होगा, इसका सेपरेशन, इस तरह के बायोमोलिक्यूल का सेपरेशन किस बेसिस पे होगा, साइज के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो साइज के बेसिस पे अगर आप लोगों को यहीं से आंसर मिल गया हो ऑप्शन देख के, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों आयनिक क्रोमेटोग्राफी है, यानी आयंस के बेसिस पे इन दोनों का सेपरेशन होगा। क्या है, आयनिक, ठीक है। आयनिक बेसिस पे इनका सेपरेशन होगा, यानी अगर मॉलिक्यूल्स एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आप लोगों का अगर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव है तो वो किससे बाइंड करेगा, नेगेटिव से। तो नेगेटिव से बाइंड करेगा और किसका सेपरेशन होगा, पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है उनका सेपरेशन होगा। और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में अगर आप लोगों का मॉलिक्यूल जो बायोमोलिक्यूल है वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव से बाइंड करके किसका सेपरेशन करेगा, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल का सेपरेशन होगा कैटायन एक्सचेंज में, और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल का सेपरेशन होगा एनायन में, ठीक है, एनायनिक क्रोमेटोग्राफी में। तो ये दोनों किस पे बेस्ड है, आयनिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तो यहां से ये दोनों ऑप्शन हम लोगों का पहले ही डिस्कार्ड हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इसके बाद है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आपका एक सिलिका जेल की प्लेट होती है जिसपे पोलैरिटी के बेसिस पे उनका सेपरेशन होता है, ठीक है। वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो सरफेस होता है, सिलिका का सरफेस होता है, उस पे एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप लोगों का पोलैरिटी के बेसिस पे
आप लोगों का सेपरेशन होगा, ठीक है। तो टीएलसी भी यहाँ से साइज के बेसिस पे, यानी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसके बेसिस पे तो नहीं ही सेपरेट कर रही है बायोमोलिक्यूल्स को, तो यहाँ से आप लोगों का टीएलसी भी कैंसल हो जाता है। तो बचा क्या आप लोगों का बचा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, और इसलिए ये ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन सी क्या होता है, ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट हो जाता है। तो अब हम लोग जो भी मेस्टअप क्रिएट किया है उसे क्लियर करते हैं और यहाँ से ऑप्शन सी को करेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, which one of the following restriction endonuclease is a blunt cutter। तो हम लोगों को पता है आरई क्या करता है, आरई डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का, कट करने का काम करता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और ये कहाँ फंक्शन करता है, ये फंक्शन करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जो इधर से भी पढ़ने में सेम आए और इधर से भी पढ़ने में सेम आए, जैसे कि आप लोगों का AGG CCT, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा AGG CCT, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो दोनों साइड से सेम पढ़ने में आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। तो जो हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो कुछ इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करता है, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को डीएनए में रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है और फिर वहीं पर कट लगाता है, ठीक है। तो डीएनए को कट करने का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है। ये एंडोन्यूक्लियस है तो फ्रेगमेंट को इनसाइड, जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल है तो इनसाइड से कट करने का काम करेगा, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस है। अगर ये एक्सोन्यूक्लियस होता तो वो लास्ट के चीजों को कट करने का काम करता, तो पर ये एंडोन्यूक्लियस है तो डीएनए फ्रेगमेंट अगर ये है तो इसको अंदर से तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो गया, अगर आप लोगों को याद होगा तो जो बैम H1 है, इको R1 है और हिंड 3 है, ये तीनों आप लोगों के स्टिकी एंड क्रिएट करते हैं। स्टिकी एंड अब क्या होता है, आप लोगों का दो तरह के एंड होते हैं, एक होता है ब्लंट एंड जो कुछ इस तरह कट करेगा डीएनए को, और एक होता है स्टिकी एंड जो डीएनए को इस तरह से कट करेगा। ये आप लोगों को शेप बना के दिखाया गया है, अभी मैं सीक्वेंस लिख के दिखाऊंगी कि किस तरह से ये स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्रिएट होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस तो याद रहे इन सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, इतना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग सीक्वेंस देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग इरेजर यूज कर ले और वो सीक्वेंस देखते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो ये जो तीनों बैम H1, इको RI और हिंद 3 जो है वो आप लोगों का क्या है, स्टिकी एंड है। तो ऑप्शन यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो जाता है, ये तीनों अगर स्टिकी एंड्स हैं, क्या है ये है स्टिकी एंड्स, ये स्टिकी एंड्स हैं। तो यहाँ से आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि इको R1 है जो कि आपका एक ब्लंट एंड कटर है, ठीक है। ये क्या क्रिएट करता है, ब्लंट एंड क्रिएट करता है, ये ही आपका क्या है, ब्लंट कटर है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बैम H1 किस सीक्वेंस को कट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं, बैम H1 जो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है वो है आप लोगों का ZGATCC, ठीक है। और ये कौन सा एंड है, 5' to 3'। और अब हम लोग इसको वापस से 5' to 3' लिख लेंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का GGATCC। तो जो हम लोग का बैम H1 है वो कहाँ कट लगाता है, वो लगाता है इस सीक्वेंस पे कट और क्रिएट करता है स्टिकी एंड। तो यहाँ से जो इतना सीक्वेंस होगा वो अलग हो जाएगा और जो ये फ्रेगमेंट है वो सेपरेट हो जाएगा। तो बैम H1 का सीक्वेंस क्या है, GGATCC 5' to 3'। अगर यहाँ इतना भी याद हो गया आप लोगों को
तो आप लोग इजिली जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो GGATCC किसका सीक्वेंस है? BAM H1 का। BAM H1 जो रिकॉग्नाइज करता है वो क्या है? GGATCC, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का इको R1। क्या है आप लोगों का? इको R1। तो ये किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ये किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है? ये सीक्वेंस है GAATCC, ठीक है। सॉरी, TTC है, यहाँ पे एक और है T, ठीक है। तो ये किसे रिकॉग्नाइज करता है? GAATTC को। अब हम लोग इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बना लेते हैं, GAATTC। तो और ये कट कहाँ लगाता है? ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये भी सेम कैसे कट करेगा? G के सीक्वेंस पे कट करेगा और ये इस तरह कट लगाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? स्टिकी एंड हुआ। इस तरह का कट जो भी लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टिकी एंड कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का हिंद 3। तो इसका सीक्वेंस क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका सीक्वेंस है आप लोगों का AAGGTT। तो ये हो जाएगा AA होगा। ये हो जाएगा AACCTT, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, ठीक है। और ये कट कहाँ लगाता है? ये भी कट लगाता है इस A के सीक्वेंस से और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हुआ? स्टिक एंड हुआ। नेक्स्ट बचता है आप लोगों का इको RV। क्या बचता है? इको RV, जो कि आपका ब्लंट एंड कटर है। और कैसे है वो देख लेते हैं। ये जो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है वो सीक्वेंस है आप लोगों का GATATC 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये हो जाएगा आप लोगों का GATC, सॉरी यहाँ A होगा आपका ATC, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। और ये कट कहाँ लगाता है? ये जो कट लगाता है वो इस तरह से कट लगाता है। सॉरी, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, ठीक है। ये इस तरह से कट लगाता है। तो ये आप लोगों का क्या है? ब्लंट कटर है, ठीक है। तो होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं खत्म करते हैं।